हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था सेल क्या होते हैं, सेलों का संयोजन कैसे किया जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध को कैसे रिलेट किया जाता है ई, वी और आर के टर्म में, कैपिटल आर के टर्म में। किरचॉफ के नियम पढ़े थे, वो कैसे काम करते हैं किसी दिए गए परिपथ के ऊपर, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, मीटर सेतु कैसे काम करता है, विभवमापी का सिद्धांत पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे। अगर किसी भी कोई सेल है तो उसका विभवांतर हमें पढ़ना है, विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है दो सेलों के, और इसका अनुप्रयोग पढ़ना है किसी भी दिए गए सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है और ये क्या होता है। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। तो इन जनरल हम जानते हैं, क्लास 12th में अब तक पढ़ चुके हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें 4 रेजिस्टेंस दिए गए होते हैं। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस दे रखा है, ये R3 दे रखा है और ये R4 दे रखा है। ठीक है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस होता है R5 और इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है, धारा मापी जोड़ा गया है जो धारा मापेगा। ठीक है, अगर धारा प्रवाहित होगी तो उसको बताएगा। ये बैटरी है, इसको हम वोल्टेज V लिख देते हैं। यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है, की लगी हुई है। अगर हम यहाँ से एक धारा मान लें कि यहाँ से एक धारा प्रवाहित होती है सेल से, ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये I धारा यहाँ से प्रवाहित होती है। अब जब ये धारा यहाँ पर पहुँचेगी तो क्या होगा, ये 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये हो गया I1, ये हो गया I2, तो ये I2 हो गया। अगर बात करें कि इसके सिद्धांत के बारे में, इसका जो प्रिंसिपल है सिद्धांत, इसका सिद्धांत, तो इसके सिद्धांत में ये बात पता चलती है कि यदि F गैल्वेनोमीटर में जो फ्लो करने वाली करंट है, मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट इधर से आ रही है, उसको हमने IG लिख दिया। तो यदि IG की वैल्यू 0 होती है, यदि IG बराबर 0, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है वो नियत बना रहता है। मतलब R1/R2 बराबर होता है R3/R4 के। ये होती है इसकी शर्त या इसका प्रिंसिपल होता है, ये ऐसे काम करता है। इस शर्त को हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं किरचॉफ के नियम को लगा करके। बेसिकली ये उसका अनुप्रयोग भी है। तो अब अगर यहाँ से I1 करंट जा रही, यहाँ से I2 करंट जा रही, तो हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ से करंट एंटर करती है उसको क्या लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है पॉजिटिव साइन। जहाँ से बाहर निकलती है उसे नेगेटिव साइन से लिखते हैं हम रेजिस्टेंस के लिए, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ नेगेटिव साइन लिखते हैं। ठीक है, अब इस वाले में करंट की वैल्यू तो 0 है, यहाँ लिखना चाहें तो लिख देते हैं, मान लेते हैं प्लस और माइनस लिख दिया IG के सापेक्ष। अब यहाँ पर IG की वैल्यू तो 0 हो गई, तो अगर IG की वैल्यू 0 हो गई तो इधर जा रही है I1, तो पूरी I1 इधर चली जाएगी। इस वाले में टोटल करंट चली जाएगी कितनी, I1। इसी तरह से I2 इधर से आ रही, ये टोटल इधर चली जाएगी, तो I2 करंट इधर चली गई। इसमें भी चिन्ह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव बनेगा, प्लस और माइनस बन गए। ठीक है, अब हम ये शर्त पूरी करना देखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कि ये R1/R2 बराबर R3/R4 कैसे होता है। तो सबसे पहले इनके नाम लिख देते हैं। ये A है, ये B है, यहाँ पर C लिखा गया है, ये D है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले लगाते हैं, वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन के लिए कि कैसे काम करता है। तो IG की वैल्यू 0 है, यहाँ पर हम लोगों ने IG की वैल्यू पहले ही 0 लिख ली है। अब लिखते हैं बंद पास क्लोज्ड लूप। कौन सा, पहले ये वाला लूप ले लेते हैं, ए बी, यहाँ पर D हो गया और वापस आ गए किस पर, A पर। इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाना चाहते, KVL लगाना चाहते, तो कुछ इस तरह से हमें चलना होगा। तो अगर इसमें जाएंगे तो A से चलना शुरू करेंगे, पहले प्रतिरोध मिलेगा और उसका पहला चिन्ह लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, I1R1, ये विभव पतन हो गया। ठीक है, इस वाले में आएंगे, अगर इधर B से D जाएंगे तो इसमें कोई विभव पतन तो होगा नहीं, क्योंकि धारा का मान 0 है। या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस का IG, ठीक है, इनटू में क्या लिख सकते हैं, R5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर समीकरण को हल करना हो, जब 0 नहीं होती धारा
वेट स्टोन जो सेतु होता है वो संतुलित नहीं होता, तब के लिए शर्त है, लिख लेते हैं अभी, IG की वैल्यू 0 रख लेंगे। फिर जब यहाँ पर वापस आएंगे तो पहला चिन्ह मिलेगा हमें, वो माइनस का है, इसमें कितनी धारा है, I2 है, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसका प्रतिरोध, तो प्रतिरोध लिखा गया है R3, और वापस हम A पर पहुँच गए तो बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। पहली समीकरण हमारे पास बनी है। यहाँ पर IG की वैल्यू तो 0 है, तो अगर IG की वैल्यू 0 है तो यहाँ से I1 R1 आ जाएगा, इस माइनस को उधर भेज देते हैं, ये आ जाएगा I2 R3। ठीक है, ये इक्वेशन पहली हमें मिल गई पहले लूप से, पहली इक्वेशन लिख दिया। इसी तरह से दूसरे लूप में बात करें तो इधर वाले लूप में बात कर लेते हैं, इस लूप में तो अब लिख देते हैं बंद पास B C D B में, इस वाले में बात कर रहे हैं, यहां चलेंगे वापस से यहां तक जाना है। तो सबसे पहले मिलेगा पॉजिटिव साइन मिलेगा, धारा कितनी I1, प्रतिरोध है R2। ठीक है, दूसरा जब यहां पर पहुंचेंगे नेगेटिव साइन में हमें मिलेगा तो माइनस लगा के लिख देते हैं I2 है, इसमें धारा वो प्रतिरोध कितना है, R4 है। जब वापस इधर जाएंगे तो R5 का नेगेटिव टर्मिनल हमें मिलेगा तो माइनस लिख सकते हैं IG इंटू R5, और इसको हम क्या लिखेंगे, वहीं पहुंच गए तो 0 लिखेंगे। अब अगर यहां से देखा जाए I1 R2, इसको उधर भेज देते हैं, IG की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म तो 0 बन जाएगा, तो यहां लिखा जा सकता है I2 R4, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दिया जाए तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, वहां लिखा है, ये वैल्यू क्या लिखी गई है, I1 R1। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, I1 R2। ठीक है, इज इक्वल टू इधर लिख सकते हैं, तो इधर क्या लिखा है, R2 R3, और उसे भाग करेंगे हम इसे I2 R4 से। अब अगर देखेंगे कैंसिल होंगे तो कैंसिल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल रहा है R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा R3 डिवाइडेड बाई R4। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था की शर्त है ये। तो इस शर्त को तभी लगाया जा सकता है, ये किसके लिए लागू होता है, तो लिख देते हैं संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए लागू होता है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए मान्य है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए लगाएंगे, लेकिन संतुलित होगा तब। अब अगर बात करें कि असंतुलित हुआ तो क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं कि धारा किधर से किधर की तरफ जाएगी। तो अगर यहां पर असंतुलित व्हीटस्टोन सेतु अगर है, तो असंतुलित अगर व्हीटस्टोन सेतु है तो उसके साथ क्या होने वाला है, जैसे यहां पर हम लोगों ने बना दिया R1 है, ये फिगर बना रहे हैं हम लोग, ये बन गया। यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ था, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, धारा जा रही थी। यहाँ पर एक की लगी हुई थी, ऐसा था कुछ। तो अगर IG की वैल्यू 0 नहीं है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये गैल्वेनोमीटर G है, ये है R5। ठीक है, तो ये माइनस है, ये प्लस है। यहाँ से धारा प्रवाह होगा, तो ये I धारा प्रवाहित होगी, इधर चली गई I1 धारा और इधर चली गई I2 धारा। तुरंत इस संधि के ऊपर लगा लेते हैं कि जो I होगा या I1 प्लस जो I2 होगा वो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा किरचॉफ के संधि नियम से, पहले लिख दिया। अब यहाँ आगे बढ़ें तो ये I1 है, इसमें चली गई धारा कितनी, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। इसमें मान लेते हैं धारा चली गई IG, ऊपर से नीचे की तरफ धारा जा रही है, तो I1 इधर आ रही थी, I2 इधर जा रही। तो अगर इस संधि के ऊपर किरचॉफ का नियम लगाया जाए पहला, तो क्या होगा, आने वाली धारा कितनी थी, इसमें धारा जो जाएगी वो कितनी होगी, I1 धारा आ रही थी, उसमें से IG को निकाल दो तो इधर धारा चली जाएगी। ठीक है, इधर I2 आ रही थी, इधर से IG आएगी, तो इसमें जो धारा जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I2 प्लस IG धारा जाएगी।
और वापस से जब निकलेंगी तो ये फिर से जुड़ेंगी और बाहर जो धारा निकलेगी वो कितनी निकलेगी, I। अब इसके लिए अगर केसीएल की समीकरणें लिखनी हो तभी लगाना है ऐसे कॉन्सेप्ट को जब ये संतुलित नहीं होगा। संतुलित नहीं है उसका क्वेश्चन आया हुआ तो कैसे लगाना है वो हम लोग देख लेते हैं। नाम लिख देते हैं, ये A है, ये B है, यहाँ पर C है, ये D है, यहाँ पर इसे E लिख दिया जाता है, इसे F लिख देते हैं। एक एक करके सब सारे लूप में बात करते हैं। तो पहले इसमें बात कर लेते हैं, दूसरा इसमें बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बंद पास कौन सा है, A B D A में, इस वाले बंद पास में अगर बात करें तो इस बंद पास में हमें मिलेगा, सबसे पहले देखेंगे धारा यहाँ से यहाँ जा रही तो पहला चिन्ह हमें मिलता है। चिन्ह लगाना चाहें तो फटाफट चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, धारा यहाँ प्रवेश कर रही है प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होने वाला है। तो इस वाले टर्मिनल पर माइनस बनेगा। ये हो गया, प्लस माइनस इसके दिए ही गए हैं। तो अगर यहाँ से लिखते हैं तो पहले मिलेगा प्लस का I1 मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा। दोबारा IG वाले में जाएंगे तो प्लस का मिल जाएगा IG इंटू R5 और वापस से जब जाएंगे तो माइनस मिलेगा I2 इंटू R3 और वहीं पहुंच जाएंगे 0। समीकरण 1 बन जाएगी हमारे पास। दूसरा बंद पास, अब की बार बात कर लेते हैं B C D B में, दूसरे वाले में, इस वाले में बात करते हैं। तो प्लस का देखो मिलेगा पहला चिन्ह, तो ये लिखा जाएगा, ये पहला चिन्ह मिला हमें, I1 माइनस IG धारा है इसके अंदर, प्रतिरोध कितना है तो R2 प्रतिरोध है इसका। और फिर जब इस वाले में आएंगे तो माइनस चिन्ह मिलेगा हमें, इसमें धारा कितनी है I2 प्लस IG धारा है और इसका प्रतिरोध कितना है तो R4 इसका प्रतिरोध होगा। और वापस से जब हम इधर जाएंगे तो माइनस चिन्ह हमें मिलेगा, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे R5 मिलेगा, या इसे ऐसे लिख देते हैं IG इंटू R5, वहीं पहुंच गए 0। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, दूसरी समीकरण हो गई। तीसरी समीकरण हमें बनानी है, तो तीसरी समीकरण हमें कहाँ से मिलेगी, तो अब की बार लिख देते हैं बंद पास। किस बंद पास के बारे में बात करते हैं, तो देखो ध्यान से, F A B C E F में कहाँ से गए, यहाँ से जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर से हो करके वापस से फिर इधर की तरफ आना है। तो हम सबसे पहले यहाँ चलना शुरू करेंगे। कुछ नहीं मिला, पहला चिन्ह मिलेगा हमें प्लस का, तो प्लस लिख देंगे I1 R1 प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम I1 माइनस IG, क्योंकि यहाँ के बाद में सीधे अब यहाँ आना है हमें। यहाँ पर प्रतिरोध कितना R2 है और उसके बाद जब इस रास्ते से वापस आएंगे तो इसका विद्युत वाहक बल अगर V है तो इसका पहला चिन्ह लिखेंगे तो माइनस V लिख देंगे और बराबर 0 लिख देंगे। ये तीसरी समीकरण हो जाएगी। इन तीनों समीकरणों को हल करके I1 I2 तथा IG का मान ज्ञात कीजिए। तीन समीकरण, तीन अज्ञात हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो असंतुलित होगा तो इस तरह से किरचॉफ के नियम लिखे जाएंगे, अगर संतुलित हुआ तो इस तरह से हम चीज़ों को लिखेंगे। फिर R5 में कोई धारा प्रवाह नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला इक्विपमेंट देखते हैं, अगला उपकरण देखते हैं कि जो मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज क्या होता है और इसके बारे में हम लोग बात करें तो मीटर ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जो व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका प्रिंसिपल ये है। इसका प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर हम चीज़ों को बात करते हैं। ये ठीक है, इसमें L आकार की दो कॉपर की छड़ होती हैं। यहाँ पर जो ये लिखी गई है ये Cu पत्ती हैं, कॉपर की पत्ती होती हैं। ठीक है, इसमें जो ये क्षैतिज पत्ती है ये भी कॉपर की पत्ती होती है, Cu की पत्ती होती है। ठीक है, और इसमें जो AB लिखा गया है ये तार है, ये Cu तार है, 1 मीटर लंबा तार है, क्योंकि मीटर से ही तो नाम है तो इसका तार का लंबा 1 मीटर, 1 मीटर लंबा तार है।
लेकिन ये तार किसका होता है, तो तार ये मैग्निन का होता है, मैग्निन का तार है ये मैग्निन का तार हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो ये लगाया गया धारामापी के साथ संट लगा हुआ है, तो ये हमें धारा मापने के लिए काम में लिया जाएगा। मान लेते हैं इसमें IG है, तो IG धारा जो जा रही होगी उसको मापेगा ये। यहाँ पर ये प्रतिरोध है, ये क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध होता है, या हम इसको कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स। यहाँ पर जो बना हुआ है ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स कहा जाता है इसे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये होता है S, ये होता है अज्ञात प्रतिरोध, हमें अज्ञात प्रतिरोध, या कुछ लोग इसे RX लिख लेते हैं, ज्ञात है तो अज्ञात है। यहाँ पर जो ये कुंजी बनी हुई है, जो ये संयोजन लगाया गया है इस गैल्वेनोमीटर के साथ, इसे कहते हैं बिसर्पी कुंजी, बिसर्पी कुंजी। बिसर्पी कुंजी करती क्या है, इस एक जो AB तार है, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का जो तार है, इसके ऊपर इसे आगे पीछे कहीं भी खिसकाया जा सकता है। यहाँ पर ये बैटरी लगाई हुई है, ये संयोजन होता है मीटर सेतु का। अगर प्रिंसिपल के बारे में तो हम देखते हैं, लेकिन ये किस पर आधारित है, तो यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वेट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर, वेट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है ये। ठीक है, तो उसी पर काम करता है। अब कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ पर एक R प्रतिरोध लगाया गया है, यहाँ अज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ है। अब हमें करना क्या होता है, इस बिसर्पी कुंजी, जो ये गैल्वेनोमीटर से लगी बिसर्पी कुंजी है, इसको आगे पीछे इस वायर पर खिसकाया जाता है, इस चालक पर खिसकाया जाता है, चालक तार पर। देखा जाता है कि कहाँ पर I बराबर 0 मिल रहा, मतलब कहाँ पर गैल्वेनोमीटर धारामापी में विक्षेप शून्य है। जहाँ पर विक्षेप शून्य होता है उस स्थिति को नोट किया जाता है। तो मान लेते हैं जब ये J पर है तो इसका विक्षेप शून्य है। यहाँ मान लेते हैं L लंबाई पर ऐसा हो रहा है, तो अगर L लंबाई पर ऐसा हो रहा होगा, इसकी लंबाई कुल 1 मीटर है, तो इधर का जो बचा वाला भाग होगा बताओ कितना होगा, तो वो हो जाएगा 100 माइनस L। ये सेंटीमीटर में होगा, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। तो अगर उधर का हो जाएगा L तो इधर का हो जाएगा 100 माइनस L। तो अगर हम यहाँ पर लगाएं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत जो अभी बताया है, तो क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ये वैल्यू मतलब R डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जिसे हम कहते हैं ज्ञात प्रतिरोध S बराबर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिख सकते हैं प्रतिरोध किसका, AJ प्रतिरोध। ठीक है, और यहाँ पर अगर प्रतिरोध लिखेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, प्रतिरोध लिखा जा सकता है BJ का। मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने R1/R2 लिख दिया, फिर हमें ये प्रतिरोध मतलब इस तार का प्रतिरोध और इधर वाले तार का प्रतिरोध चाहिए। तो अगर उनका प्रतिरोध चाहिए तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं। एक ही पदार्थ का बना है तो यहाँ अगर रो है तो यहाँ पर ये रो होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन A है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये भी A होगा क्योंकि समान मोटाई का होगा। इसकी लंबाई L और इसकी लंबाई ऐसा। तो अगर RAJ मतलब AJ भाग का प्रतिरोध चाहिए तो हम लिख सकते हैं रो इंटू L डिवाइडेड बाई A, तो A लिखा जा सकता है यहाँ पर ऐसे। और अगर कोई पूछता है RBJ भाग का चाहिए तो रो तो लिख सकते हैं, L की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस L डिवाइडेड बाई में क्या होगा, A लिखा जाएगा। अब अगर ये मान वहाँ पर रखें व्हीट स्टोन सेतु की शर्त में, तो R ठीक लिखा है, S भी लिख दो। यहाँ पर लिखेंगे RAJ, तो AJ निकल के आएगा रो इंटू L बाई A, और यहाँ पर लिखेंगे तो रो इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, A। तो यहाँ से शर्त निकल के आ रही R/S बराबर क्या लिख सकते हैं इसे, देखो L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L निकल के आ रहा है, 100 माइनस L निकल के आ रहा है। तो ये कंडीशन होती है मीटर सेतु की, जो कि व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। ये L लंबाई है तो कह सकते हैं सिरे A से बिसर्पी कुंजी की संतुलन की
स्थिति में दूरी, ठीक है, ए सिरे से ये दूरी होती है, ये ए सिरे से दूरी होती संतुलन की स्थिति में, और 100 माइनस एल उसमें से घटा करके लिखा जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत पहले तो ये है कि सिद्धांत पर आधारित है, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर तभी काम करेगा जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होता है, मतलब ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है ये उपकरण, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें इसमें भी समझ में आई होंगी, एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया। 2 एल आकार की पट्टियां होती हैं तांबे की, उनके बीच एक क्षैतिज पट्टी होती है, एक एल आकार और क्षैतिज पट्टी के बीच में ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स लगाया जाता है, दूसरे के बीच में जो गैप होता है उसमें अज्ञात प्रतिरोध लगाया जाता है, 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार होता है, उसको बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, एल आकार की जो पट्टी होती है उसे गैल्वेनोमीटर तथा विसर्पी कुंजी के साथ जोड़ा जाता है, और वो वायर AB तार AB के ऊपर कहीं भी खिसक सकती है आगे पीछे, ठीक है। और ये शर्त हम बताते हैं कि जब IG वैल्यू 0 हो जाती है उस समय ये काम करता है, और उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये निकल के आएगा। तो अगर यहाँ पर इस फार्मूले को इस तरह से देखें हम कि S जो कि अज्ञात है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी हो तो क्या निकल के आएगी? तो ये निकल के आएगा 100 माइनस एल, देखो ये इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या होगा L, इनटू में क्या लिखा जा सकता है R क्या है? ज्ञात प्रतिरोध है। तो अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 उपकरण पढ़ लिए हम लोगों ने, व्हीटस्टोन सेतु भी पढ़ लिया और मीटर सेतु पढ़ लिया जो कि व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण है, बहुत ही, वो है पोटेंशियोमीटर। तो अगर पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करें तो इसकी परिभाषा ही लिखी जाती है, वह युक्ति जिसका उपयोग किसी सेल में धारा प्रवाहित किए बिना क्या लिखा है? वह युक्ति जिसका उपयोग किसी सेल में धारा प्रवाहित किए बिना सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी सेल में धारा प्रवाहित किए बिना उस सेल का विद्युत वाहक बल निकाला जा सकता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब अगर इसकी परिभाषा के आगे बात करें कि इसका उपयोग हम करते क्यों हैं, हमारे पास वोल्ट मीटर पहले से जो विभवमापी में हम लोगों ने बनाया था, तो अगर वोल्ट मीटर पहले से है फिर इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे एक कारण ये है कि जब भी हम इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो जैसे यहाँ एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। अगर यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आती है, मैंने बताया था, वो होता है E माइनस आई इंटू R, ये होती है रीडिंग। तो बताना चाहिए था E का, E की वैल्यू बतानी थी, तो E की वैल्यू हम निकालना चाहते थे, लेकिन उसमें इतने की त्रुटि आ गई, ये त्रुटि है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए धारा प्रवाहित ना किया जाए, अगर I की वैल्यू 0 तो दोनों बराबर आएंगे। तो इस उपकरण का उपयोग इसीलिए किया जाता है। वोल्ट मीटर की सहायता से जब भी हम धारा माप रहे होते हैं तो, या फिर हम लोग उसे आगे देखेंगे कि अगर ये कोई धारा मापी है, धारा मापी के साथ हम श्रेणी क्रम में एक बहुत ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, R उच्च होता है ये। तो अगर ये R बहुत उच्च होता है तो इससे अगर कोई यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ा गया है R, तो ज़्यादा से ज़्यादा धारा इधर से होकर के पास होती है, ठीक है, इधर से कोई धारा नहीं जाती। लेकिन ये R इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि कोई धारा न जाए, कुछ ना कुछ धारा इसमें चली जाती है, जिसकी वजह से ये त्रुटि आती है। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण हम आगे देखेंगे तीसरी यूनिट में, अभी ये दूसरी यूनिट चल रही है। तो अब अगर हम
इससे तुलना करें कि ये वोल्ट मीटर क्या है, इसमें IR की त्रुटि होती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए हम विभवमापी पढ़ते हैं। विभवमापी पढ़ने से पहले एक फार्मूला यहाँ पर जो कि सेलों के संयोजन में हमने बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर V P और Q के अक्रॉस कितना होगा विद्युत वाहक बल या वोल्टेज कितना होगा P और Q के बीच में, असमान सेलें जोड़ी गई हैं तो असमान सेलों में बताया था ये हो गया E1/R1, ठीक है। यहाँ पर इसे लिखेंगे प्लस साइन लगा करके E2/R2, ठीक है। जिनके पॉजिटिव लेफ्ट में उनको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, इसमें देखो माइनस लगाना पड़ेगा, E3/R3 लिखा जाएगा। यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस यहाँ लिखेंगे 1/R3 और साथ में यहाँ 1/R4 लिख देंगे, ठीक है। बैटरी नहीं तो अगर समांतर क्रम में असमान सेलें जोड़ी गई हो तो उनका विद्युत वाहक बल कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। जनरल फार्मूला है। इतने सेल लगा करके विभवमापी में पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर हम पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो इसके सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे कैसे देखा जा सकता है परिपथ में और इसमें क्या क्या होता है। तो विभवमापी में दो परिपथ होते हैं, एक होता है प्राथमिक परिपथ और एक होता है द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ लगभग समान रहता है हर जगह पर, ठीक है। द्वितीयक परिपथ में सेल कम ज्यादा होते रहते हैं। तो यहां पर ये RP है, RP क्यों लिख दिया, P है प्राइमरी सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ऊपर प्राइमरी सर्किट है और ये नीचे जो बना हुआ है वो सेकेंडरी सर्किट है। प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट में जो खास बात, बनावट तो इसकी अलग होती है लेकिन सर्किट जब भी बनता है तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। अब अगर हम EP RP के बारे में बात करें तो ये भी तभी काम करता है अगर हम इसका सिद्धांत देखें। यहां पर हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं, इसका सिद्धांत अगर हम देखें तो इसका सिद्धांत सीधा सीधा है कि जब धारा मापी में धारा का मान 0 हो, IG की वैल्यू 0 हो जाए, तो IG की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उससे देखो क्या क्या होने वाला है। पहला, अगर इसमें कोई धारा नहीं, इस वाले ब्रांच में कोई धारा नहीं जाएगी तो क्या इस वाले ब्रांच से धारा आएगी परिपथ में नीचे की तरफ, क्योंकि धारा जाती तो आने का रास्ता पहले ढूंढ लेती। तो अगर इसमें कोई धारा नहीं तो इसमें भी कोई धारा नहीं होगी, तो इस वाले परिपथ की धारा इसी में प्रवाहित होगी, उसकी धारा ऊपर प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है। तो अगर इसकी धारा इसमें प्रवाहित हो रही, इसकी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो दो बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाह कब नहीं होता, तो दो बिंदुओं के बीच में धारा प्रवाह तब नहीं होता जब उनके विभव बराबर हो जाते हैं। तो इन दोनों में कोई धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, तो धारा प्रवाह नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि VA जो पोटेंशियल होगा A का वो किसके बराबर होगा, P के पोटेंशियल के, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो शाखा है उसमें कोई धारा प्रवाह नहीं है। इसी तरह C और Q के बारे में बात करें तो VC किसके बराबर होगा, VQ के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें धारा का मान 0 है, यहाँ लिखना चाहें तो लिख दें, क्योंकि इसमें धारा 0 है और धारा 0 होगा तो ये नियत विभव पर होंगे, बराबर बराबर विभव पर होंगे। तो अगर बराबर विभव पर हैं, अगर इनको घटा दिया जाए तो क्या निकल के आएगा, VA माइनस VC बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, VP माइनस VQ। यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। जब भी कभी हम विभवमापी में बात कर रहे होंगे तो याद रखना, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 दिखाता है उसका A एंड से जो भी बनेगा प्रतिरोध वो जितना ड्रॉप करवाएगा, यहां पर जितना ड्रॉप होने वाला है विभव का पतन होगा, उतना ही विभव पतन के लिए यहां पर P और Q के बीच में या इनके सिरों पर भी उतना ही विभव पतन रहना चाहिए, उतना ही विभव उत्पन्न होना चाहिए। तो इसका प्रयोग हम करेंगे। तो ये सिद्धांत है इसका कि जब IG का मान 0 होता है तो A का विभव P के बराबर, C का विभव Q के बराबर। इनडायरेक्ट अगर कहें अप्रत्यक्ष रूप से तो सीधा सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कि A से C में जो विभव पतन होगा वही P और Q के सिरों के बीच में विभव पतन होना चाहिए, तभी धारा 0 होगी इस परिपथ में। अब अगर कैलकुलेशन की जाए तो क्या होगा, हमने ये देख लिया कि प्राथमिक परिपथ में धारा प्राथमिक की है और द्वितीयक में द्वितीयक की धाराएं हैं। तो अगर पहले परिपथ में बात करें धारा प्राथमिक परिपथ में तो वो क्या लिखी जा सकती है, इस AB जो तार है इस तार के बारे में बात करें तो इसका प्रतिरोध लिखा गया है R, टोटल प्रतिरोध है R, इसकी लंबाई है L, ठीक है, ये L लंबाई है। ये लंबाई जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा अच्छी रीडिंग हमें मिलती है। 1 मीटर से तो ज्यादा ही लंबा रहता है, लेकिन जितना ज्यादा रहता है उतनी ज्यादा हमें अच्छी रीडिंग मिल जाती है। तो R और L है इसकी।
अब यहां से बात करें तो आईपी निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल जो कि ईपी के बराबर है, एप्सिलॉन इंटू पी के, एप्सिलॉन के साथ पी के बराबर, और यहां पर प्रतिरोध आरपी है और एबी का प्रतिरोध आर है, तो इसे लिखा जा सकता है आर ए बी, मतलब ए बी का प्रतिरोध प्लस यहां क्या लिखा जा सकता है आंतरिक प्रतिरोध आरपी। धारा मिल गई। हमें क्या चाहिए, ए और सी के बीच में विभव चाहिए, तो यहां से यहां का अगर हम विभव पतन निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, इसका प्रतिरोध लिखना होगा आर ए सी का, ठीक है। इनटू में क्या लिख देंगे हम, आईपी लिख देंगे, ये वैल्यू किसकी निकल के आएगी, वी ए माइनस वी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन अब आर ए सी कैसे मिले, तो अगर एक समान ये तार है तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहां लेंथ देखो दी गई है, इसका प्रतिरोध भी दिया गया है आर, तो हम ऐसे कहते हैं एल लंबाई का जो प्रतिरोध है वो कितना, आर है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, आर बाई एल होगा। हमें कितनी लंबाई का चाहिए, तो एक्स लंबाई का चाहिए, तो एक्स लंबाई का जब प्रतिरोध निकालेंगे तो वो कितना आएगा, आर बाई एल इंटू एक्स आ जाएगा, ये प्रतिरोध बन जाएगा। तो अगर ये प्रतिरोध बन गया है तो अब यहां पर रखेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो वी ए माइनस वी सी हमें मिल जाएगा आई, आई कितना है, मतलब आई इंटू आर, तो आई हमारे पास निकल के आएगा आई पी, इंटू में निकल के आएगा आर ए सी। आई पी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, ई पी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये देखो कैपिटल आर है, और प्लस में क्या है, आर पी है, इंटू प्रतिरोध कितना निकाला हम लोगों ने, तो वो है आर बाई एल या आर बाई स्मॉल एल, इंटू में क्या है, एक्स है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, वी ए माइनस वी सी की वैल्यू निकल आई, ठीक। तो अगर वी ए माइनस वी सी की वैल्यू निकल आई, अगर ये वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू निकल आए तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हम वी पी माइनस वी क्यू की वैल्यू लिखें तो बताओ, सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और सेल समांतर क्रम में जब जोड़े जाते हैं तो उसका फार्मूला हम लोगों ने भी देखा है, ये देखो लिखा हुआ है। अगर हम इसका उपयोग करें यहाँ पर तो क्या निकल के आएगा, इसे लिखेंगे E1, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस यहाँ पर E2 बाई R2 लिखेंगे, माइनस E3 बाई R3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल प्रतिरोध अगर लिखें तो 1 बाई R1 होगा, प्लस 1 बाई R2 होगा, प्लस 1 बाई R3 होगा, साथ में R4 भी लगा तो 1 बाई R4 लिखा जाएगा। तो ये P और Q के बीच में विभव हो जाएगा। तो P और Q के बीच जो विभव होता है A और C के विभव के बराबर होता है। तो A और C के विभव की गणना हम लोगों ने कर ली, P और Q के बीच में विभव की गणना कर ली। अब अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो यहां पर हमें पता चल जाएगा, जो अज्ञात भौतिक राशि होगी उसका मान मिल जाएगा हमें, या एक सेल लगा होगा तो उसका विद्युत वाहक बल मिल जाएगा, ठीक। तो यहां से लिखना चाहें तो लिख देते हैं, ये हमारे पास है समीकरण 1, तो लिख देते हैं समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1, समीकरण 1 कहती है वी ए माइनस वी सी बराबर वी पी माइनस वी क्यू होगा। तो वी ए माइनस वी सी हमारे पास निकल के आया है ई पी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस आर पी, इंटू में क्या आएगा, कैपिटल आर बाई एल इंटू एक्स बराबर, इसे लिख सकते हैं E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस, नहीं ये माइनस बनेगा, अपोजिट पोलैरिटी रखता है, E3 बाई R3, और यहाँ बटे लिखेंगे तो 1 बाई R1 बन जाएगा, प्लस 1 बाई R2 बनेगा, प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी भौतिक राशि नहीं पता होगी उसका मान निकाला जा सकता है। अगर कोई एक ही सेल लगा है तो डायरेक्ट हम वी ए माइनस वी सी को उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर कर देंगे, ठीक। अब अगर यहाँ से एप्लीकेशन ये तो निकल आया, विद्युत वाहक बल दिया गया होगा तो विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं हम इससे। और अगर इसका सिंपल सर्किट यहां से देखें तो कुछ ऐसा होगा, ये यहां हो गया, ये ऐसा हो गया, ये है आरपी, ये है ईपी, और इसको अगर बनाया जाए, यहाँ AB है, ये वायर AB है, यहाँ पर एक सेल लगाया गया है, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाया गया है, और जैकी यहाँ पर टच कर रही, मान लेते हैं ये X है, और इसका विद्युत वाहक बल E है जो निकालना है हमें। तो यहाँ पर अगर P है, इस पॉइंट को हम लोग क्यों लिख लेते हैं, या इस पॉइंट को हमने क्यों लिख दिया है, तो VP माइनस VQ किसके बराबर होगा, तो वो तो E के बराबर निकल के आएगा, और यहाँ पर जो इसमें विभव पतन होगा वो कितना निकल के आएगा, EP बाई कैपिटल R प्लस RP इंटू यहाँ हो जाएगा R बाई L इंटू एक्स। अगर ये x दूरी हो गई तो L लंबाई का है, तो सीधे सीधे यहाँ से देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर आएगा, क्योंकि VP माइनस VQ किसके बराबर होगा, VA माइनस VC के बराबर निकल के आएगा। तो एक ही सेल लगा हो तो बहुत आसान है निकालना, अगर एक से ज़्यादा सेल लगे हों तो इस तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है।
अब अगर इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ें तो पहला इसका अनुप्रयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की जब तुलना कराई जाती तो यहां पर एक परिपथ हम लोगों ने लिया है। यहां पर पहला प्राइमरी परिपथ वही, यहां दो सेल लिए E1 V2, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2, यहां पर कुंजियां लगी हैं S1 और S2। तो हम अगर बात करें, ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, प्रथम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, S1 बंद कर देते हैं और S2 खुला है, तथा शून्य विक्षेप ए सिरे से L1 दूरी पर प्राप्त होता है, L1 दूरी पर प्राप्त होता है। तो अगर L1 दूरी पर प्राप्त होगा शून्य विक्षेप पहली बार, तो हम उसे लिख सकते हैं, क्या होगा, दोबारा से यहां जैसे मान लेते हैं कि जब इसे क्लोज किया गया, परिपथ को हम लोग मिटाते बनाते रहेंगे, इसे क्लोज किया गया, तो ये जो विक्षेप हमें मिला वो L1 पर मिला, तक कब, जब Ig की वैल्यू यहाँ पर 0 थी। ठीक है, तो इसके सापेक्ष अगर लिखा जाए तो इसको बंद करेंगे तो इसमें तो कोई धारा होगी नहीं और इसमें धारा प्रवाहित हो नहीं सकती क्योंकि Ig 0 है। तो यहाँ का जो नेट विभव बनने वाला है, कुल जो विभवांतर यहाँ बनेगा, इस पॉइंट, इसे हम P लिख देते हैं, इस P लिख दिया गया और इसे क्यों लिख दिया जाए अगर, तो P Q के बीच जो नियत विभव बनेगा वो E1 के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं E1 जो होगा वो P व Q के बीच में विभव होगा, A और C के बीच के विभव के बराबर होगा। तो उसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है EP डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ऐसा लिख सकते हैं। और इनटू में लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लेते हैं R/L लिख गया, इनटू में क्या लिखेंगे, L1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया I इंटू R, पहली समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण बात करें, द्वितीय स्थिति किसकी है, द्वितीय स्थिति है S1 को हम कर देते हैं खुला है, S1 खुला है और S2 क्या है, वो बंद है, तथा शून्य विक्षेप A सिरे से L2 दूरी पर प्राप्त होता है, तब क्या लिखेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहां से। अब की बार क्या हुआ है इसके साथ, तो अगर हम इसे बंद करेंगे और इसे खोल देते हैं, यहां से खोल दिया गया, तो अब की बार मान लेते हैं विक्षेप यहां कहीं पर मिल रहा है, इधर मान लेते हैं अब की बार विक्षेप यहाँ कहीं पर मिल रहा है L2 दूरी पर, और ये दूरी यहाँ से कितनी है, L2 है। तो अगर L2 दूरी पर हमें विक्षेप शून्य मिल रहा है तो उसके लिए क्या लिखा जा सकता है, डायरेक्ट लिखेंगे E2, क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाह होगा नहीं तो विद्युत वाहक बल E2 के बराबर आएगा P और Q के बीच में। तो E2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, इसे डायरेक्ट लिखेंगे EP अपान R प्लस RP लिखेंगे, इंटू यहाँ क्या लिखा जा सकता है, R/L इंटू L2, ऐसा लिखा जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये यहाँ पर हम लोगों ने लिखना सीखा था, I इंटू R है ये, तो R हो गया, L लंबाई है इसकी टोटल, यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, R प्रतिरोध, इसकी लंबाई L है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा E1 बटा E2, या एप्सिलॉन 1 बटा एप्सिलॉन 2 बराबर क्या निकल के आएगा, L1 बटा L2। तो इस तरह से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है। एक और तरीका होता है इसको पढ़ने का या समझने का, वो क्या है देखते हैं। यहाँ पर VA माइनस VC एक दूसरी तरह से भी निकाला जा सकता है, उसे कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता से भी इसे निकाला जा सकता है। तो विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इन जनरल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो मान लेते हैं डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स लिख दिया,
ये विभव प्रवणता हो गई। तो ये होता है एकांक लंबाई में विभव पतन। तो जब भी कभी हमें इस रूप में गणना करनी हो तो एकांक लंबाई में विभव पतन इतना हुआ, मान लेते हैं x लंबाई में चाहिए तो x से गुणा करा दिया, तो ये डायरेक्ट वैल्यू मिल गई हमें। किसकी वैल्यू है ये? VA माइनस VC की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। अब इसे VP माइनस VQ के बराबर कर सकते हैं डायरेक्ट, तो विभव प्रवणता के रूप में लिखें तो भी इसे लिखा जा सकता है। अगर बात किया जाए यहाँ पर कि विभव प्रवणता का प्रयोग करके लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? इस वाले समीकरण को डायरेक्ट लिखा जाएगा ε1 बराबर क्या लिखेंगे? मान लेते हैं विभव प्रवणता K है तो यहाँ लिखा जाएगा L1, यहाँ दूसरे वाले के लिए लिखेंगे E2 बराबर यहाँ लिखेंगे K इंटू L2, और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा E1 या ε1 बाई ε2 बराबर L1 बटा L2। तो दोनों तरह से गणना की जा सकती है, लंबाई दी हो, विभव प्रवणता दी हो, जो भी दिया गया हो उसके आधार पर गणनाएं की जा सकती हैं। यहाँ पर हमने गणना की है जब आंतरिक प्रतिरोध हो, धारा प्रवाह हो रहा हो, तो उस तरह से यहाँ पर विभव प्रवणता दी गई हो, प्रति इकाई लंबाई में विभव पतन जिसे विभव प्रवणता कहा जाता है, तो ये विभव प्रवणता हो गई। ठीक, अगर हम तीसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करें, प्रयोग पर बढ़ते हैं, तो तीसरा अनुप्रयोग है हमारे पास किसी दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक ही स्विच होता है, ये स्विच यहाँ नहीं है, यहाँ पर ये स्विच नहीं है, एक ही स्विच लगा हुआ है जो कि है S2, या हम ये कह लेते हैं स्विच है S। अब ये ऑन होगा ऑफ होगा इसी के आधार पर हमें शर्तें तय करनी होंगी, लेकिन जब भी ऐसा कंडीशन मिले तो याद रखना जो R यहाँ जोड़ा जाता है वो ज्ञात प्रतिरोध होता है, ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं S1 खुला है, S1 खुला है, तो अगर S1 खुला होगा तो इसमें तो कोई धारा जाएगी नहीं, और Ig का प्रतिरोध हमें Ig में जो वैल्यू होगी या Ig की जो वैल्यू होगी गैल्वेनोमीटर में जो धारा होगी वो तो शून्य हो गई। तो अगर गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य हो गई तो ये P है, यहाँ पर Q है, तो P और Q के बीच जो विभव होगा वो किसके बराबर होगा? सेल के विद्युत वाहक बल के। तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, E जो होगा वो किसके बराबर होगा? VP माइनस VQ के बराबर हो जाएगा। पहली कंडीशन लिख दी गई। दूसरी शर्त अगर यहाँ से लिखी जाए तो क्या लिखी जा सकती है कि यहाँ पर मान लेते हैं विक्षेप C पर मिला और ये दूरी कितनी है? L1 है। तो A और C का विभव लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर विभव प्रवणता के रूप में लिखेंगे इसे हम, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या स्मॉल k होती, इसे हम लिखते हैं dV/dx या dV/dl लिखते हैं। तो अगर हम इसके आधार पर लिखें तो जो K इंटू L1 बनेगा, प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन इंटू लंबाई, तो अगर इंटू लंबाई लिखेंगे तो क्या होगा? बराबर में आ जाएगा ये VA माइनस VC। पहली कंडीशन तो हमें मिल गई। यहाँ से क्या लिख सकते? दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ से हमें मिल गया एप्सिलॉन बराबर K इंटू L1, समीकरण 1 मिल गई। अब दूसरी समीकरण की गणना करने चले हम लोग। तो दूसरी समीकरण की अगर गणना करने चलें तो क्या है, अब की बार में क्या किया गया है? S1 को या S को S1 कह लें या S कह लें, जो भी कहना चाहें, S1 अब की बार क्या है? बंद है। तो S1 अगर अब की बार बंद होगा तो जैसे हम इसे बंद करेंगे इसके साथ क्या हो रहा होगा? जैसे ही S1 को बंद किया, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? S1 को बंद किया तो अब क्या होगा? ये पहले से यहाँ बंद ही है तो इसमें धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा, इसमें धारा इधर से इधर की तरफ जाएगी क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। मान लेते हैं इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस समय जो यहाँ P और Q के बीच में विभव मिलेगा वो E तो होगा, लेकिन इसमें IR का विभव पतन हो चुका होगा। तो ये कह लेते हैं कि अब की बार जो हमें मिलेगा VP माइनस VQ वो किसके बराबर होगा? वो E माइनस R के बराबर होगा। और E माइनस R किसके बराबर होता है? टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। हम लोगों ने पढ़ा था जब सेल पढ़ रहे थे तो पिछली क्लास में। तो ये हो गया टर्मिनल विभवांतर V के बराबर। तो अब हम यहाँ से लिखें VA माइनस VC। मान लेते हैं अब की बार जो ये शून्य विक्षेप मिला है यहाँ कहीं पर मिला, C डैश यहाँ है और ये दूरी कितनी है? L2 है। तो अगर ये दूरी L2 है तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? K इंटू L2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी? VA माइनस VC की। अब अगर इन दोनों को बराबर करें तो क्या निकल के आएगा? V बराबर K इंटू L2। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने इधर बना रखी थी। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा?
अपसाइलन बटा ई वी इज इक्वल टू क्या होगा, के से के कट जाएगा तो ये आएगा L1 बटा L2। ठीक है, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, याद हो तो, वो फार्मूला था स्मॉल r बराबर कैपिटल R अपसाइलन बाई वी माइनस 1। आंतरिक प्रतिरोध को कैपिटल R, E और V के पदों में कैसे लिखा जा सकता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिल ही गई है, तो अगर स्मॉल r लिखें तो कैपिटल R हो जाएगा। ये कैपिटल R यहाँ पर दिया गया है, ज्ञात वाला है। E बाई वी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो L1 बाई L2 निकल के आई है, और इसे लिख सकते हैं -1। तो इस दिए गए फार्मूले के आधार पर किसी भी सेल के अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। ध्यान ये रखना है उसके साथ समांतर क्रम में एक ऐसा प्रतिरोध हो जो ज्ञात हो, ठीक है, ऐसा जुड़ा होना चाहिए। तो ये हो गया विभवमापी, और विभवमापी के अनुप्रयोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में करते हैं हम, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए करते हैं हम, और यहाँ पर ध्यान रखना कि किसी भी सेल, जो कोई सेल दिया गया हो और उस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट हम सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो ये फार्मूला हमने लिखा था इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर K इंटू एक्स, डायरेक्ट कह सकते हैं विभव प्रवणता के रूप में। अगर कोई बहुत बड़ा सेल लगा होगा, मतलब बहुत सारे सेल लगे हों आपस में समांतर क्रम में, उसके लिए सूत्र निकालना हो तो ये फार्मूला काम करता है, हम लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर दूसरी यूनिट क्लास 12 की कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद तीसरी यूनिट स्टार्ट होती है। तो अब तक 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और ये चैप्टर यहीं पर ओवर होता है।